Good afternoon, students. I am Shailesh Rawat, your chemistry teacher. कुछ बच्चे जुड़ गए, कुछ अभी आ रहे होंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं। लॉज पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल मास और उसके कुछ कैलकुलेशंस। और उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज कंपोजिशन निकालना और एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के सिंपल कैलकुलेशंस करवाए थे। इतना हम लोग फर्स्ट लेसन जो अपना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कर चुके थे, याद हो तो है ना। तो अब भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये कुंभ का मेला है, कोई भी आओ इसमें स्नान करके जाओ। क्लियर। किसी भी लेसन का कोई भी छोटा मोटा टॉपिक है, यहां डाल दो, हर हर गंगे की डुबकी लगा लो। आया। ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो इस लेसन का है ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं होता, इस लेसन में सब कुछ डल जाता है। दूसरा जो मैं आपको चालू कर रहा हूं टॉपिक, तो जो आपको मैं पहले के भी टॉपिक्स में बता चुका हूं, मेरा पढ़ाने का टेक्निक दूसरे जितने भी आपको टीचर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में उनसे एकदम यूनिक होता है। मैं आलतू फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाता, एकदम ये मान के चलते हैं कि वो ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन आलतू फालतू के टॉपिक्स में ज़्यादा एनर्जी मैं नहीं लगाता हूँ, फालतू की थ्योरीज पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाता हूँ। मेरा मेन मोटो होता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करो, बच्चे को सीधा ऊपर लेके जाओ। एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा भी फालतू की चीज़ों पे अपना एनर्जी लगा ही लेता है, तो वो चीज़ों पे अपना एनर्जी नहीं लगाते, ठीक है ना। मैं कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनना है, कैसे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, खत्म, ये लो, भारत माता की जय हो गई। मैं आपको स्टार्टिंग का, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी खोल के देखा होगा तो बड़ी बोरियत वाला लेसन होता है। ऐसा नहीं कि यही सारे लेसन में ऐसा ही होता है। इसके बाद अगला लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें गेट टुगेदर है। 10 पेज तक तो केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चल रहा है, याद है ना। थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का बेसिक मॉडल चल रहा है, मोजले का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब उसको क्या पढ़ना है यार। गारंटी आज तक के रिकॉर्ड में बोर्ड में क्वेश्चन ढंग से नहीं आता तो एंट्रेंस में कहाँ से आएगा, कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आधा घंटे में ख़त्म कर दो उस टॉपिक को। रियल टॉपिक है, एनसीईआरटी का ड्रॉबैक कह लो, ड्रॉबैक नहीं कह ले, एनसीईआरटी बनाने वाले बहुत शाणे होते हैं, एकदम शातिर लोग होते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली, क्वांटम नंबर, एक पेज में दे दिया सब कुछ। 30 पेज का लेसन है कोई भी, और वो बहुत लंबा जा रहा है, फालतू का है। 15 पेज फालतू के, 15 पेज में आधा पेज में दे दिया, उनमें से क्वेश्चंस निकाल देते हैं। बच्चा क्या होता है, फालतू के टॉपिक में लगा रहता, असली चीज़ों को नहीं पढ़ता। तो अपना टेक्निक मेनली इस तरह से होता है कि बोर्ड में भी आपको फायदा मिले और उससे कहीं गुना ज़्यादा फायदा मिले आपको एंट्रेंस में। क्लियर। तो अब हम चालू करते हैं ये। उससे पहले पिछले टॉपिक में क्या था कि टाइम लिमिटेशन के कारण लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक इनकम्प्लीट टॉपिक रह गया था। इनकम्प्लीट आपको नहीं पता, मेरे को पता है वो इनकम्प्लीट क्यों है, ठीक है। तो वो मैं आपका बाइंड अप कर देता हूं 5 मिनट में, तब तक सब लोग जोश में भी आ जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग चालू करेंगे मूल कंसेप्ट। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें एक जो टॉपिक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको बाइंड अप कर रहे हैं। आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको याद है करवा दिया था। 2 मिनट इसलिए दोबारा से लिया है क्योंकि आगे के पॉइंट करने हैं, तो जो भी आज पहली बार क्लास में बैठ रहा होगा उसको भी पूरा का पूरा क्लियर होगा। आइसोटॉप्स में सेम क्या होता है, तो एलिमेंट खुद सेम होता है, फिर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं। जेड, जेड को क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आंसर है जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो भी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आइसोटॉप्स में ये सब सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है।
तो डिफरेंट आइसोटॉप्स के केस में डिफरेंट क्या होता है? तो आंसर है आइसोटॉप आर द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ए का मतलब मास नंबर, ये जिनका अलग हो, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी ये अलग हो। अब मैं इसकी लैंग्वेज में ज्यादा एनर्जी नहीं लगा रहा हूं, छोटे से छोटा बच्चा भी आइसोटॉप की डेफिनेशन जानता है, जो जनरल 9th लेवल 7th और 8th लेवल में भी मिल चुकी होती है, 11th लेवल में भी वही होती है। टीचर भी स्कूल में आपको वही कराते हैं, आपके ट्यूशन के टीचर भी आपको उतना ही पढ़ाएंगे। हमने आर पार एक पंच में सब कुछ खत्म कर दिया। आपको स्कूल टीचर जब पढ़ाएगा तो स्कूल टीचर वो 9th की चीज को 11th में पढ़ा रहा है। आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट which have same atomic number different mass number। अरे कौन सा क्या उखाड़ लिया भाई, ना भी पढ़ा था तो पता था, मैं कह रहे थे 9th पढ़िया ना। या जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो ना। कंपटीशन में आपको सब कुछ आना चाहिए, इससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं आएगा। आइसोटॉप से रिलेटेड सब कुछ एक ही पंच में आ गया। क्लियर? ये तो हम फालतू की थ्योरी पे एनर्जी ना लगा के पॉइंट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे, केवल एक क्वेश्चन और दूंगा इस बार। पिछली बार के एपिसोड में आपके इसके और क्वेश्चंस देख सकते हो, फालतू का टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन वेरीफाई कर रहे हैं हम अलग दूसरा वाला। जैसे ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वी हैव 3 आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, Z और A 5 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। सपोज कोई बच्चा आज पहली बार बैठ रहा है तो मैं हल्का सा एक बार और आइडिया दे देता हूं। बेसिक लेवल की केमिस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऊपर वाली चीज को मास नंबर बोलते हैं, नीचे वाली चीज को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये एलिमेंट अंकल खुद हैं, ये एलिमेंट चाचा है अपने। Z इजकल टू ऑलवेज प्रोटॉन और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होता है इन एटम। एटम मीन्स न्यूट्रल एटम। एटम में Z का मतलब हमेशा ये होता है, A का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आप जब एटॉमिक में पढ़ोगे तो अभी एटॉमिक में भी यही चीजें आती है। ये सब चीजें एटॉमिक में ऑफिशियली मिलेगी, तो कुछ एडवांस लेवल की बुक्स में मोल कंसेप्ट में भी डाल रखी होती है पहले लेसन में। तो मैं जनरली इस लेसन में करा ही देता हूं, कारण एवरेज वगैरह जब निकालना होता है तो आप अटक जाते हैं, तो मैं वो कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है। एटॉमिक जब हम पढ़ेंगे तो हम दोबारा एटॉमिक में यही चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? उस टाइम के माहौल के हिसाब से ये है। तो अगर मान लो मैं इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है न्यूट्रॉन। डायरेक्ट बोलूं तो न्यूट्रॉन क्या है? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। हाँ या ना? समझ में आया? यहां पर देखो, नीचे वाली चीज है आपका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ये रहा। ऊपर वाली चीज एटॉमिक नंबर इजकल टू प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इजकल टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 3 चीजें हमें पता है। न्यूट्रॉन दोनों का जो डिफरेंस है वो है न्यूट्रॉन। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आइसोटॉप्स की बात हो गई। सबको आ रहा है समझ में? आइसोटॉप्स पहले भी मैंने कराया था, आज स्टार्टिंग किया लेक्चर का, इसलिए मैंने दोबारा से 0 से कराया। एक ही एग्जाम्पल देके मैं बाइंड अप कर रहा हूं। और एग्जाम्पल जिसको भी जाना हो, पुराने मेरे 2 एपिसोड पहले के में जाके देख लो। एपिसोड नंबर 3 में आइसोटॉप्स मैंने करवाया हुआ है, 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो एवरीथिंग आपको क्लियर है। किसी को डाउट हो तो बोल दे कि सर रिपीट कर दो। एक और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पढ़ाने के टेक्निक में किसी को कोई भी सजेशन देना है तो आप दे सकते हो मेरे को। तो आप कमेंट्स में टॉप चार्ट में लिख दो, परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, कोई स्पेशल आइडिया है तो दे सकते हो। दूसरा, स्पीड। जैसे अभी ये तो थोड़ा मैंने फटाफट लिया है, बाकी स्पीड आपको पता है, या थोड़ी देर बाद स्पीड ऑब्जर्व करो, आपको लगता है स्पीड ज्यादा है
तो स्लो कर देना, बोल देना सर थोड़ी ज़्यादा है, फास्ट है, स्लो कर दो। अगर आपको लगता है ओके है सर, हम एकदम परफेक्ट है, मैच कर रहे हैं आपकी स्पीड को, तो ओके लिख देना। आपको लगता है सर फुला देते हो आप, तो स्लो है, हम झपकी भी ले लेते हैं तब भी आप वहीं चल रहे होते हो, तो आप लिख देना स्लो। क्लियर? चलो, आइसोटॉप्स के बाद बोर्ड साफ करता हूं मैं। नाउ हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं और पढ़ते हैं आगे। आइसोबार, क्या पढ़ा रहा हूं? आइसोबार। बार शब्द का मतलब आते गए उल्टा पुल्टा मत सोच जाना फालतू के। आजकल के बच्चों का दिमाग दूसरी जगह ज्यादा दौड़ता है ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोबार। आइसोबार एक्चुअली इसलिए ये कुछ पॉइंट होते हैं, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन वगैरह वगैरह, ये सब एक ही पॉइंट में खत्म होते हैं। तो मैंने इसलिए चालू किया था कि इनकम्प्लीट रह गया था, पिछली बार लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था। आइसोबार्स में सेम क्या होता है? तो वो एलिमेंट जिनके आइसोबार है तो मास सेम हो, एटॉमिक वेट सेम हो, सेम क्या होगा इनमें? ए। ये तो पता है सबको। बाकी एटॉमिक नंबर अलग हो, ये भी पता है आपको, 9th में पढ़ा हुआ है आपने। अब मेरा क्वेश्चन है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है? इनके न्यूट्रॉन अलग है कि सेम है? इलेक्ट्रॉन अलग है कि सेम है? कई बच्चों की हवा निकल गई, बत्ती गुल हो गई, सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा, है या नहीं? डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया कंपटीशन के क्वेश्चंस करने में, बिकॉज आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं, किसी बुक में ऐसा दे नहीं रखा, टीचर ने आपको सीधा इतना लिखाया, बोले ऐश कर ना। देखो सब कुछ समझेंगे। डिफरेंट क्या होता है? जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट अंकल खुद, ये सब अलग हो, जिनकी केमिस्ट्री सॉरी केमिकल एंड फिजिक्स मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग हो, उन्हें कहते हैं आइसोबार। इसका मतलब सेम क्या होगा? अब मैं यहां मजे से लिख सकता हूं, जिनमें एटॉमिक मास सेम हो, मास नंबर जिनका सेम हो, बाकी सब कुछ अलग हो। जेड तो लिखा ही नहीं था मैंने, यहां लिख देता हूं। क्लियर हो गया? चेक करते हैं, भरोसा ना करो मेरे ऊपर, एग्जाम्पल वाइज चेक करो। जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिनका मास नंबर अलग होता है। दो एग्जाम्पल लेऊंगा, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। चलो चालू हो जाओ। प्रोटॉन खुद निकालो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक नंबर का आलसी इंसान हूं, खुद मजे करता हूं, बच्चे से मेहनत कराता हूं, है ना? अच्छा टीचर भी बेटा वो ही होता है जो खुद अपना रिवीजन ना करे, बच्चे के माइंड में फिट कर दे। नहीं तो कई टीचर तो ऐसे खड़े रहते हैं, खुद ही पढ़ रहे होते हैं, बच्चा भी खुश, मजा हो रहा है, नींद ले रहा हूं, टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा मजे कर रहा होता है। ठीक है? मयंक चोपड़ा क्या जाम टकरा रहे हो बेटा? करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। यश मेराडिया बोल रहा है स्लो, स्लो करना है मेरे को या स्लो जाता हूं? बाकी सबका ठीक है, एक ने तो जाम टकरा दिए। चलो क्या करो, मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आर्गन 1830, आर्गन 1839 40 ले लेता हूं, अपने क्या जा रहा है, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट हर बुक में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाता है, रिपीट बहुत होता है एग्जाम्स में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जेड, न्यूट्रॉन, ए। तो मैंने आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल दे दिए। करो।
हो गया, चेक कर लो इसको पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहां देखो नीचे वाली चीज है वो है प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होता उतना होता है इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन, और वो ही एटॉमिक नंबर है। ये बात तो हम पहले ही पंच में समझ चुके हैं कि नीचे वाली चीज को कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों तो एक ही बात है। न्यूट्रॉन, दोनों के डिफरेंस को न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन कितना है, 8 और 7। मास ऊपर वाली चीज है मास नंबर। अब बताओ आपका क्या हाल चाल है, समझ में आया आपको सबको प्रैक्टिकली? तो ये देखो केवल एक चीज सेम है, बाकी सब कुछ अलग है। और प्रॉपर्टी तो यहां देख के पता चलेगी नहीं, एलिमेंट खुद अलग है। एलिमेंट अलग है तो प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल बाय मिस्टेक सेम होती है, अदरवाइज अलग ही होगी, हाँ या ना? तो कंपटीशन में क्या होता है कि ये सब कुछ भी कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। एकेडमिक में क्या है, वो जो बच्चों वाली डेफिनेशन है वो काम आती है, कंपटीशन में ऐसा चलता है। एमसीक्यू में लैंग्वेज कैसे ट्विस्ट करेंगे पता नहीं चलता। आगे आ जाओ, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 18, 19, 20, डायरेक्ट लिख रहा हूं 22, 21, 20, 22, 21, 20। ए का मतलब क्या है हमारा, तो ऊपर वाला 40, 40, 40। ये हो गया आपका, केवल एक चीज ही सेम है, बाकी एवरीथिंग यहां पर क्या है, अलग है। यहां पर आगे देखो आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स में क्या होगा, तो आइसोटॉन्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोटॉन्स वो एलिमेंट है जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग जिसकी अलग होती है। केवल एक चीज सेम है, चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं यही एग्जाम्पल को यहां ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा नहीं, मैं जो एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं ज्यादातर उस तरह के होते हैं जो ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, बट मर्जी हो जो एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। करो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जेड, न्यूट्रॉन और ए। यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो घर पे बैठ के करना, अभी हम यहां टाइम नहीं देंगे, आइडिया दे दिया मैंने आपको। ये कुछ आइडियाज दिए, इन दोनों को बाद में आप कर लेना, क्योंकि ये चीज तो आपको निकालना तो आ ही गया, तो क्यों टाइम पास करें हम लोग। कौन बच्चा बोल रहा है गुड इवनिंग, अभी टाइम है गुड इवनिंग का। दीप राणा, एक तो लेट आते हो बेटा, आप टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। देखो प्रोटॉन 6, 7, 8, इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8, जेड 6, 7, 8। ये समझाने की नौबत तो है ही नहीं। 8, 8, 8, डिफरेंस को 8, 8, 8 बोलेंगे। ए का मतलब क्या है, तो ए क्या है आपका 14। ये आपका ए हो गया। कोई डाउट, समझ में आया सबको? हटा दूं? डाउट है तो बोल दो, अदरवाइज आगे चलता हूं मैं आपके। तो ये एक बेस जो पहले रह गया था इनकम्प्लीट, वो अभी मैंने बाइंड अप कर दिया। आज के लेक्चर में अभी इसके बाद हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग लेते हैं पुराने जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।
बोर्ड साफ कर रहा हूं, और जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको करवाए थे एक एक क्वेश्चन देख के वेरिफिकेशन करते हैं। इट मींस आज हमारा मेन लेक्चर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट होता है वो देखेंगे, नॉर्मल बातों से निकल के। ठीक है, नॉर्मल बातों से निकल के क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट होता है वो हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे का टॉपिक टाइम रहा तो पढ़ेंगे। आपकी डिसाइड होता है कि आपका लेवल अभी कितना बना है उसके ऊपर। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है 3 ऑक्साइड्स ऑफ लेड। लेड के 3 ऑक्साइड्स हैं हमारे पास। पहला है 1.77 ग्राम, रेड ऑक्साइड है 1.77 ग्राम रेड ऑक्साइड है, जिसमें 1.61 ग्राम लेड है। लेड का फॉर्मूला होता है बच्चों पीबी, तो मैंने पीबी लिख दिया। दूसरा 6.90 ग्राम येलो ऑक्साइड है, और उसमें क्या है आपका 6.42 ग्राम लेड है। तीसरा हमारा है थर्ड 1.195 ग्राम ब्राउन ऑक्साइड है। 1 ग्राम ब्राउन ऑक्साइड है, जिसमें 1.035 ग्राम लेड है। ये 3 पॉइंट है अपने पास। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करें तो इनके हिसाब से प्रूव विच लॉ यहां पर इज दीज डेटाज, ऐसे लिख देता हूं, दीज डेटाज फॉलो विच लॉ। ये डेटा किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं ये आप बताओ। दीज डेटाज फॉलो टू विच लॉ। क्लियर, सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, तब तक आप करो, उधर उसका आंसर बाद में देखते हैं। टाइम दे रहा हूं आपको।
ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक उसको करो, बैठे मत रहो। शॉर्ट में लिख दिया अब यहां पर विच लॉ, मतलब आपको खुद को बताना है यहां पर कौन सा लॉ फॉलो होएगा। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। देखो अब आंसर कैसे लाना है, अब आंसर हम कैसे लाएंगे वो चेक करो। तो एक बच्चे ने आंसर लिखा है मल्टीपल लॉ, बिल्कुल सही बात है। अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, एकेडमिक क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, दोनों का एंगल अलग अलग है क्वेश्चन करने का। देखो अगर हम एकेडमिक में जा रहे हैं तो पहले एकेडमिक के हिसाब से समझा देता हूं। एकेडमिक में जा रहे हैं तो हमें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। केस 1 ए बी सी, तीन जो हमारे केस हैं वो ले लेते हैं। लेड और ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड है तो हम ये सेटअप, याद है आपको मैंने सीधा ट्रिक बताया था आपको, बुक में क्या लिखा हुआ है कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट लॉ हो या मल्टीपल लॉ हो, याद है ना, कांस्टेंट लॉ हो या मल्टीपल लॉ हो, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से जो जो डेटा है वो डेटा को यहां पर रख दो ऐसे टेबल बना के, हाँ या ना। तो यहां पर डेटा क्या है, लेड, रेड ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन तो होगा ही होगा उसमें, साथ में उन्होंने कह दिया पका पकाया आम मिल गया, खाना ही तो है हमें, लेड भी दे रखा उन्होंने। तो इसका मतलब आपको लेड पता है 1.61 ग्राम, दूसरे केस में है 6.42 ग्राम, तीसरे केस में 1.035 ग्राम। लेड आपको तीनों केस के पता है। डिफरेंस ऑक्सीजन कितना होगा, डिफरेंस के बराबर ऑक्सीजन होगा। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन कितना होगा, डिफरेंस इक्वल टू ऑक्सीजन होगा, हाँ या ना। डिफरेंस कितना है तो आंसर है 0.48। डिफरेंस कितना है तो आंसर है आपका 0.16। क्या होगा 1.61/0.16, 6.42/0.48, 1.035/0.16। ये हमने सीधा जो फॉर्मेट आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था उस फॉर्मेट के हिसाब से हमने ये वैल्यूज रख दी, खत्म। तो ये क्या आएगा, राउंड ऑफ 10:1, ये कितना आएगा, तो मैं एक बार कैलकुलेट कर दूं, (13.37:1) और ये कितना आएगा 6.66:1, ऐसे कुछ आएगा राउंड ऑफ। एक्यूरेट कैलकुलेशन आप कर लेना, हमें एक्यूरेसी पे कैलकुलेशन में टाइम हमें कभी भी नहीं लगाता, अक्कड़ वक्कड़ भी करके चल जाता हूं, क्लियर। बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सीखना हमें, कैलकुलेशन करना तो आप 7th-8th वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, आप आईआईटी की तरह मेडिकल बच्चे की तरह बात कर रहे हो, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, सर कैलकुलेट कर दो, वो एकेडमिक से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है ना। बट ठीक है, मैंने मान लो एस्टिमेट करके कैलकुलेट कर दिया। यहां से एक चीज क्या हो रही है, अब आप बच्चे कई कंफ्यूज हो गए क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था, लॉलीपॉप नहीं था। बट एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों को लेता हूं तो यह कंक्लूजन क्या है, इस पूरे सेटअप को 10, 13.37 और 6.66, इस पूरे सेटअप को 3.33 से डिवाइड कर दो। इस पूरे सेटअप को 3.33 से डिवाइड कर दो। ऐसा कॉमन नंबर जो इन सबको शहीद कर दे, सबको होल नंबर में डिवाइड कर दे, वो कॉमन नंबर लो और खत्म करो। तो क्या हो गया, मल्टीपल लॉ प्रूव हो गया। इधर तो सबका यूनिटरी चल ही रहा था, 1 यूनिट का कॉम्बिनेशन था। अब हमने क्या किया,
इन डेटा को कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हमने क्या किया, उस डेटा को लिया और उस डेटा को ऐसे डेटा से ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि जो फ्रैक्शन है, पॉइंट्स जो है वो हट जाए, पॉइंट हट जाए और आगे का काम आपका हो जाए। आ गया समझ में? डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज रिपीट करना है तो कर दो, अदरवाइज हटा दो। तब तक आप उसके हिसाब से अपना यस नो करो, क्लियर है तो क्लियर बोलो, नहीं तो रिपीट करना तो रिपीट कराओ। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसको कंपटीशन में कैसे करना वो भी मैं बता देता हूं, इतना टाइम नहीं है अपने पास कंपटीशन में करने का। देखो यहां पर अगर देखें तो पहले डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस का आइडिया तो लग जाएगा। तो यहां 1:10 है। दूसरे वाले में आपने देखा ये 48 का डिफरेंस है और ये इतना है, तो 1:10 का रेशो नहीं आ रहा है, मतलब आपने ये डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस निकाला। कैलकुलेट करने वाला बेवकूफ है। रेशो सेम हमें देखते ही पता चल गया, यहां तो मोटा मोटा 10 टाइम हो रहा है, यहां 10 टाइम नहीं हो रहा, कोई और टाइम हो रहा है। कैलकुलेट मत करो, एकेडमिक में कैलकुलेट करना है, कंपटीशन में 10 टाइम नहीं हो रहा ना, मल्टीपल को टिक करके घर भाग जाओ, कोई पकड़ नहीं पाया आपको, इतना तेज भाग के आना, आंसर आपका सही होगा। और अगर सेम आ रहा है तो कांस्टेंट कर देना, तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आंसर सही निकलेगा। क्लियर? राज पारिक वंस मोर। देखो हमने कुछ नहीं किया बेटा, लेड का डेटा तीनों में रखा है, बाकी बच्चे आगे चलो मैं इसको समझा देता हूं। लेड का डेटा इन तीनों में रखा है, लेड का डेटा हमने यहां पर रख दिया, हाँ या ना। दूसरा ऑक्सीजन का डेटा, तो ऑक्सीजन का जो डेटा है वो डिफरेंस बराबर ऑक्सीजन है, डिफरेंस निकाल लो, अभी निकालने का टाइम नहीं, आप खुद निकालो डिफरेंस, ये आपका हो गया। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए, लेड और ऑक्सीजन। अब उनका रेशो निकाल लो, जो अपना लॉज का कंसेप्ट है, याद है दोनों लॉ का एक ही फंडा था, दोनों में से किसी एक को दूसरे से डिवाइड करना है, हो गया काम। 10:1 का रेशो आ रहा है, दूसरे में कुछ और आ रहा है, तीसरे में कुछ और आ रहा है। अब उनको ऐसे नंबर से, यहां तक समझ में आया ना कि नहीं राज? अब उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका आगे का होल नंबर वैल्यू आ जाए। तो यहां देखो, अब मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, आपकी मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? तो मैंने तो 3.33 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्या होल नंबर ढूंढते रहते हो ना, अक्कड़ वक्कड़ जरूर आना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर लो कि जो सबको होल नंबर में बदल दे। आगे का काम तो आई थिंक हो गया होगा। चलो दूसरा आप करो, ये वाला एक क्वेश्चन है, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है बताओ भाई। ये मैं ये हटा रहा हूं क्वेश्चन।
कर रहे हो क्वेश्चन? कि आपका ये वाला केस हुआ। क्वेश्चन है ये वाला तो है ही, वो एक क्वेश्चन और लिखा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, मीन्स आज हम लोग प्रैक्टिस केवल वार्म अप वाली नहीं कर रहे हैं, अच्छी वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां आपको रियल में, एक लॉज वाला क्वेश्चन था, टफ नहीं था, वार्म अप था, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन रियल में टफ है, कितने लोग करते हैं देखते हैं, टाइम दूंगा पूरा। ये वाला देख लो। सबसे पहले यहां पर बात क्या है, 3 एलिमेंट है, ए बी सी, कॉम्बिनेशन हो रहा है, 3 एलिमेंट है तो उनसे 3 कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब 3 2 3, 3 एलिमेंट से रिएक्शन हुआ, 3 कंपाउंड बन गए। क्वेश्चन को डालो कुएं में, आंसर पता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है। आंसर पता है हमें, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है। विन्नी देसाई शेड्यूल देखा करो बेटा। ये कौन है? विन्नी देसाई, लड़का है लड़की पता नहीं, एक ही चीज को 5 बार लिख चुका है। प्लीज पढ़ाई में ध्यान दो, ऑनलाइन सारा शेड्यूल होता है तो आप वहां देखा करो। लेक्चर में आने के बाद, ऐसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अब पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में डिस्टर्बेंस मत रखा करो प्लीज, ठीक है? तो देखते ही पता चल गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है। ये अपना ट्रिक था, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड। ट्रिक यही था, 3 एलिमेंट से 3 कंपाउंड बनेंगे। अब हम देखते हैं कैसे, मतलब एकेडमिक में आते हैं कंपटीशन से। देखो उल्टा तरीका चल रहा है बेटा अपना। ज्यादातर आपको पूरी दुनिया कहती है पहले एकेडमिक करो, बाद में कंपटीशन की सोचना। याद है ना? ऐसा ही आपको सब बोलेंगे, आपके गांव वाले भी, आपके सीनियर्स भी, आपके टीचर्स भी। हम उल्टा बोलते हैं, पहले कंपटीशन करो, एकेडमिक तो वैसे ही हो गया। मैंने आपको कंपटीशन के आंसर तुरंत दे देता हूं, एकेडमिक भी बताता हूं। मींस दोनों में जो डिफरेंस है ना, मैं फर्स्ट डे से आपको क्लियर करके चलता हूं। कई जगह आप पढ़ते हो, ऐसी क्लासेज में भी हो गया, आप कहीं ना कहीं कोई दुनिया भर के बच्चे बैठे होते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें कई टीचर्स का मैंने देखा है, ऐसा ऐसा माहौल होता है, हम 5 दिन स्कूल का पढ़ाएंगे, 1 दिन या 2 दिन JEE नेट का पढ़ाएंगे। तो मेरा उन बच्चों से और उन टीचर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पैटर्न है आपका, 5 दिन आप स्कूल का पढ़ो और 2 दिन JEE नेट का पढ़ो, बिल्कुल एकदम A1 पैटर्न है। ये पैटर्न कब A1 है कि जब आप 5 दिन रोटी खाओ और 2 दिन सब्जी खाओ। ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर वो पैटर्न कैसे सक्सेसफुल होगा? आप उन जगहों की रिजल्ट्स चेक कर लो। बाय मिस्टेक कोई बच्चा निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बाय मिस्टेक निकलता है। हाँ या ना? वो तो आप घर पे बैठ के भी रिजल्ट तो दे ही सकते हो। हमारा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना, आपकी रैंक को इंप्रूव करना। अगर आप सेलेक्ट नहीं होने वाले तो आपको सेलेक्ट करा देना है। सेलेक्ट होने वाले बच्चा ऑलरेडी है तो उसकी रैंक लानी है, अच्छी रैंक को ऑल इंडिया रैंक में बदलना है। ये होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बुमराह वाला, पता है ना, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर चल रहा है अभी तो इंडिया का ही, अपने जसप्रीत बुमराह। उसका रनअप देखा है? फास्ट बॉलर्स में शायद आज तक हिस्ट्री के सबसे छोटे रनअप में से एक है। कितना सा रनअप है? इतना सा। स्पिनर उससे ज्यादा रनअप लेता है, अपने कुंबले वगैरह, अश्विन उससे ज्यादा रनअप ले लेते हैं, लेकिन बॉल देखो उसकी 140 प्लस आती है। सब ताज्जुब करते हैं। पुराने जो चैंपियंस हैं, प्रेजेंट प्लेयर्स की तो चलो कोई सुनता नहीं है, पुराने जो लीडर्स हैं, चैंपियन फास्ट बॉलर्स वगैरह वगैरह ऑल ओवर वर्ल्ड के, वो कहते हैं हम इमेजिन नहीं कर पाते कि बुमराह इतनी फास्ट बॉलिंग इतने छोटे रनअप से कैसे कर लेता है। बुमराह से पूछा गया कि भैया आपका रनअप फास्ट बॉलर्स के हिसाब से इतना छोटा क्यों है? तो बुमराह ने कहा भाई मेरी गलती नहीं है, मैं जहाँ रहता था ना वहां पर हमारी गली ही इतनी छोटी थी, मतलब गली इतनी थी कि भाई पीछे जगह ही नहीं होती थी विकेट खड़ा करने के बाद, तो मेरी आदत ही उतने से रनअप की बन गई।
लेकिन बोले इसका एक फायदा मेरे को अभी भी होता है, मेरे को फास्ट बॉलर बनना था, स्पिनर नहीं बनना था। छोटी गली थी, 10 फीट विकेट के बाद जगह ही नहीं बचती थी, तो मैं कम रन अप में ही स्पीड मेंटेन करने के ट्राई करता था, और वो मेरी आज आदत बन गई है। बट उसका एक फायदा है, मेरे को लंबे स्पेल भी टेस्ट मैच में करने होते हैं, मैं थकता नहीं हूँ। क्योंकि दूसरे शोएब अख्तर जैसे प्लेयर्स, याद है ना, 30 गज से भाग के आता था, तब जाके बॉल फेंकता था। बोले मैं बाजू से रख के फेंक देता हूँ, तो मैं थकता नहीं हूँ। वो 10 ओवर में हाफ जाते थे, मैं 20 ओवर कर लेता हूँ, तो अंतर है। तो अपना पैटर्न सेम वही है, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट लाना, और टॉप लेवल पे जैसे बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 है, हम नंबर 1 बनेंगे अपने फील्ड में। क्लियर? आ जाओ टॉपिक पर। नेक्स्ट, यहां पर देखते ही टिक हुआ। अब हम करते हैं यहां पर ABC, जो अपना पैटर्न है। आप बिंदास स्कूल में भी सेम ऐसे ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निखिल त्यागी कह रहा है सर आप सबका पोपट क्यों करते रहते हैं? कहां मैंने पोपट किया, मैं तो सही बात प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। हाँ, बुमराह का कोई कोच भी नहीं था, वो सेल्फ मेड पर्सन है। चलो आपको तो कोच भी मिल रहा है ना। चलो आ जाओ। 0.14 किससे रिएक्शन कर रहा है? कंबाइंड 0.16 से। पॉइंट जीरो नहीं लगा रहा हूं मैं, टेक्निकली नहीं चलता हूं, ये लो खुश रहो। 0.05C रिएक्ट विद ये, तो यहां पर है 0.03, यह है 0.05, इतना सी 0.02857C रिएक्ट विद 0.2.857, इतना सेटअप बना दिया, बस ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब मैंने मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया बाय हेल्प ऑफ दिस ए। फॉर 1 ग्राम ए कर लोगे, 1 ग्राम ए के लिए रिक्वायर्ड बी कितना चाहिए और सी कितना चाहिए, कितना बी और कितना सी चाहिए वो मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। कोई डाउट? तो देखो हमें पता है इतने के लिए बी चाहिए उतना, 0.14 के लिए चाहिए 0.16, तो एक के लिए कितना चाहिए? 0.16 के लिए 0.14। और सी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसके लिए इतना चाहिए। तो ये लो भाई, हम किसी की पोपट नहीं करेंगे, हम केवल पढ़ाई करेंगे। बच्चा बोलता है ऐसा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर, ठीक है ना। आगे का सेटअप देखो, रेशो ऑफ बी एंड सी। आगे की बात क्या है? रेशो ऑफ बी एंड सी। कहां पर? बाय कैलकुलेशन और बाय इक्वेशन। कैलकुलेशन में ये सपोज x आया, ये y आया, मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो b ऑब्लिक c कर रहा हूं मैं, तो x ऑब्लिक y। इक्वेशन में क्या होगा? तो इक्वेशन में तो b ऑब्लिक c आपको दे रखा है, बहुत अच्छा। देख लो, ये रेशो और ये रेशो सेम आ रहा है। ये मान लो L आया, तो ये भी L आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, दोनों रेशो सेम आएंगे या उनके मल्टीपल में आएंगे। दोनों रेशो या तो सेम होंगे या फिर मल्टीपल में होंगे। हेंस प्रूव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और आपका प्रूव हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एकेडमिक लेवल पर। बट टेंशन मत लेना, एकेडमिक के सिलेबस में ही नहीं होता न्यूमेरिकल, थ्योरी है एकेडमिक में लॉज की। तो न्यूमेरिकल्स का मतलब प्योर कंपटीशन चल रहा है आपका। लोकल स्कूल में, लोकल मतलब लोकल एग्जाम होता है बोर्ड का, तो एक अलग बात है। कोई टीचर डाल दे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होते हैं, तो वो एक अलग बात है, बोर्ड के पैटर्न में नहीं होता। फटाफट देखो, कोई डाउट है तो कमेंट्स करो, अदरवाइज आगे चलते हैं हम। कौन है? बालर शवम मेरे से पहले पढ़ता था ग्रेविटी में, तो अभी भी 11th में बैठा है क्या भाई? ये 11th का बैच चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ता था तो मेरे से पर्सनली बाद में बात कर लेना,
मैं पहचान नहीं पा रहा हूं उस बच्चे को, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? x निकला 1.14। अब निकाल देता हूं, हम तो कैलकुलेटर भी लेके बैठते हैं बेटा, सॉल्व कर लेना। वन 1.142 मतलब 1.3 कर लो राउंड ऑफ। .142 8 ऐसे कुछ आ रहा है, वही 3 है, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो यही आ रहा है, तो सेम आ गया, देख लो सेम है। 1.143 ऑब्लिक 0.1423 10:1 10:1। हाँ या ना, कोई डाउट है? खत्म। चलो, ये है मस्त वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो आप लोग, इसको ट्राई करो। पिछली क्लास में मैंने बोला था आप सबको 8:1 नहीं आएगा भाई, 10:1 है या 8, हाँ सॉरी 8:1 आएगा दोनों में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रूव हो गया ना। यही क्वेश्चन आप बी और सी के रेस्पेक्ट में कर लेना तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो, मैंने जानबूझ के पिछले सारे एग्जांपल्स में परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराया था आपको, परसेंटेज गिवन था, आपकी बार ग्राम वाला डेटा दिया, मींस हर एंगल से आपको आना चाहिए। उस क्वेश्चन को ट्राई करो, फॉर्मेट बनाओ, बाद में हम बात करेंगे। फॉर्मेट बनाओ, बाद में हम बात करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉल्व तो करते रहो आप जितना, मेरे को केवल फॉर्मेट चाहिए पहले, तभी तो बाद में, मतलब चक्रव्यूह में घुसना कहां से वो पता रहे, बाद में हम लड़ाई करेंगे उसमें। बाकी मैंने आपको बोला था अब असाइनमेंट्स मिलना चालू हो जाएंगे, आजकल में रेडी हो गई हैं, तो असाइनमेंट आपको जैसे भी है, आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप जो भी होना है वो हो जाएगी, मेल होना है मेल हो जाएगी, ठीक है ना। और असाइनमेंट सॉल्व करनी है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो वो इस वीक में आपको एवरीथिंग मिलना चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी इसलिए नहीं दिए मैंने मेरे सब्जेक्ट में, बिकॉज अभी लिंक चलता है हम लोगों के। अब मैं अभी असाइनमेंट दे दूं आपको, आधा क्वेश्चन होएगा आधा नहीं होएगा लिंक के कारण। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है उस लिंक का। तो आप कहोगे सर ने तो अच्छा पढ़ाया नहीं, तो बेटर है कि 2 लेक्चर के बाद असाइनमेंट दूंगा। और असाइनमेंट जो आपको मिलेगी वो कंपलसरी करनी है, मैं आपको कभी भी मेल या व्हाट्सअप करवा लूंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? छोड़ूंगा नहीं और इमीडिएट व्हाट्सअप कराऊंगा कि लाओ अभी क्या भी करो चलती क्लास में। 5 मिनट का गैप लगेगा कोई बात नहीं। तो केयरलेस नहीं रहना है आपको। और अगला, अपना हैशटैग पता है सबको, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो ये बात हमेशा माइंड में फिट कर लो। मैं रोज रोज ये बात 2 बार इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों के माइंड में बैठा होता है अब तक का, केमिस्ट्री तो रट्टा मार है। पहले दिन से बच्चे के माइंड से ये चीज निकालता हूं ना, 2 साल में वो जो काट लगी हुई है, रस्ट लगा हुआ है उनके माइंड में, जंग, वो निकलता है 2 साल में। तब जाके बच्चा कुछ महीने बाद कहता हाँ सर केमिस्ट्री रटना नहीं है। नहीं तो फिर चालू हो जाता है कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा, केमिस्ट्री रटना है। चलो, और किसी को भी कोई भी डाउट हो या कुछ और बात करनी हो, मैसेज कर सकते हैं। यू कैन पर्सनली ऑन मी, माय नेम इज शैलेश सदावत, 7226009599।
बाद में हम आपको अवेलेबल भी रहेंगे पर्सनली मिलने के लिए, कहाँ पर, मैं, विकास सर वगैरह वगैरह। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ और पर्सनली कुछ इंटरेक्शन चाहिए, तो मैसेज करके आप मेरे से टाइम ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सेव कर लो परमानेंट। जब भी आप बात करो तो ये नहीं कि सीधा बात करो, आप अपना नाम बताना सर पीवीसी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा कौन है। तो आप लिख दोगे हेलो सर हाउ आर यू, मैं बोलूँगा मस्त, अब आगे बोल, है ना, फिर आगे कोई रेस्पॉन्स नहीं दूंगा। चलो यहां आ जाते हैं हम लोग, इसका सेटअप देखो आप पहले। एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, Mg का एनहाइड्रस सॉल्ट है, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ऐसे करेंगे अपन क्वेश्चन को, उसको जोर लगा के गर्म किया तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ, एनहाइड्रस सॉल्ट जो है उसमें से क्या हुआ, तो आंसर है उसमें से पानी निकल गया। उसमें से क्या हुआ, पानी निकल गया। एनहाइड्रस सॉल्ट को गर्म किया तो उसमें से क्या निकला, पानी निकल गया। हाँ या ना, चले हम आगे। अब देखते हैं इसमें से, तो ये पानी निकला। अब आगे की बात करते हैं हम लोग यहां पर कि इतना परसेंट मास का लॉस हुआ, इसका मतलब पानी निकला इतना। ये 100 ग्राम है, परसेंटेज है ना, तो ये 100 है मान लो, तो वाटर निकला इतना। तो ये कितना होगा, सीधा 100 में से कम कर दो, तरारा हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है, 100 में से कम कर दो तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके बाद, पहला स्टेप खत्म हुआ, मतलब ये लाइन मैंने आपको समझाई है। अब एनालिसिस शो क्या कर रहा है, mg इतना है, ये इतना परसेंट है, मतलब आपका इधर तो इक्वेशन मोल कंसेप्ट चल रहा है और उसमें क्या आ गया, मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला, जो आपको कहा था ना मिक्सअप होते हैं, तो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या होगा, mg हम कर रहे हैं वहां सेटअप, याद है ना, सल्फर ऑक्सीजन तीनों के तीनों का आपका परसेंटेज गिवन है। mg 20% है, सल्फर 26.6% है, ऑक्सीजन 53.33% है। ये परसेंटेज है, ठीक है ना। इस परसेंटेज को जो डेटा दे रखा है उस डेटा में एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होता है। लास्ट लेक्चर में इन सब चीजों पे मैंने आपको फोकस किया हुआ है, याद है। गिवन परसेंटेज को mg का एटॉमिक वेट 24 है, उसके लिए सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, उसके लिए, और 53.33 का मतलब ऑक्सीजन का है 16, तो उससे डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू आ रही है वो लिख दो, लिखो सॉल्व करके। आएगा 0.833, यहां पर भी आ रहा है 0.8312। ठीक है ना, ये हमारे डेटाज हैं। यहां तक हो गया। अब अगला स्टेप क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, तो इसके बाद अगला स्टेप था जो भी इसमें लीस्ट है, लीस्ट कौन है, यही लीस्ट है, तो जो लीस्ट वैल्यू वाला है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो ये राउंड ऑफ 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। राउंड ऑफ वैल्यूज हमने उनके लिख दिए, हाँ या ना, समझ में आया सबको। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, mg सिंगल है,
सल्फर सिंगल है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ना। ये किसका, 4 एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला है यहां पर ये वाला, हाँ या ना। तो यहां से जो मास निकलेगा एम्पेरिकल मास वो कितना होगा, 24, 32, 16 या 64। तो आंसर आएगा 120। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, सो NHCF क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख रहा हूं, ऑब्लिक एम्पेरिकल मास। तो 120 ऑब्लिक 120 इज इक्वल टू 1, 120 ऑब्लिक 120 इज इक्वल टू 1। तो ये चीजें कल की क्लास में मैंने कराई है, इसलिए फिर थोड़ा सा स्पीड रखा हुआ है मैंने, क्योंकि आज केवल प्रैक्टिस चल रही है, बेस पहले मैं दे चुका हूं उस फॉर्मेट का। फिर भी बाय मिस्टेक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना। यहां तक, अब आगे का काम आपको मैथ्स लगाना है। यहां तक का काम हो गया, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो गया। अब आगे की काम कहानी सुनो। इफ एनहाइड्रस सॉल्ट 48.8 है, देन हाइड्रेटेड क्या होगा। अगर एनहाइड्रस सॉल्ट इतना है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट ये इतना है तो वो उतना हो गया। देखो ये 48.4 है तो ये 100 हो गया, हाँ या ना। या फिर मैं उसको चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपको। देन वाटर कितना होगा, तो आंसर है पानी कितना है 51.2। अब एनहाइड्रस सॉल्ट कौन कितना है, एनहाइड्रस सॉल्ट आपको पता है 120 है, देन वाटर कितना है 51.2 ऑब्लिक 48.8 मल्टीप्लाई बाय 120। एक्यूरेट सॉल्व कर लो। समझ में आया आपको। ये 48 है तो वो 51 है, और ये हमें निकाल चुके हैं 120 है तो वो कितना होगा। तो आंसर है वो होगा 126 अप्रॉक्स। एक्यूरेट निकालते रहना घर पे बैठ के, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वाटर का मोल कितना हो गया, वाटर का मोल मतलब ये मास डिवाइड बाय पानी का मास, तो आंसर आएगा 7। वहां तक कुछ डाउट हो तो बोल देना आप। उधर की कैलकुलेशन में किसी बच्चे को यहां ऊपर तक का तो आ गया, मुझे पता है समझ में, बट ये चीज कुछ जो मैथ्स में डाउन बच्चे हैं उनको हो सकता प्रॉब्लम हो, तो रिपीट कर देता हूं। अब मैं यहां टेक्निकली आता हूं। हमारा जो एनहाइड्रस सॉल्ट था वो ये था, एक बच्चे ने लिखा है कि एन कभी रेशो में आ सकता है, रेशो मतलब पॉइंट्स में। तो एन जो है पॉइंट्स में अगर आएगा भी, मान लो जैसे सपोज 7.1 आ गया तो 7 ही करो, 6.88 आ गया, 6.85 आ गया तो 7 करो, मतलब उसको राउंड ऑफ नियरेस्ट होल नंबर में बदल लो। ऐसा कभी नहीं आएगा कि 1.5 आ गया, वो भी मैं बता देता हूं। तो पहला काम, बच्चे का डाउट क्या है कि अगर n पॉइंट्स में आया तो क्या करेंगे। तो n पॉइंट्स में अगर 1-2 पॉइंट अंतर है तब तो ठीक है,
लेकिन मान लो यहां पर n का वैल्यू, बाद में बताता हूं बेटा, थोड़ी देर रुको, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर में अपने आप बता देता हूं, ठीक है ना, समझा दूंगा तरीके से। दूसरा, एक बच्चे ने कहा है वंस मोर, नीचे वाला समझा देते हैं बेटा, आपको खुश करना हमारा काम है, ठीक है। तो अब यहां देखो एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है आपका बेटा, 48.8 है, तो पानी कितना है 51.2। एनहाइड्रस सॉल्ट कितना है 48.8 है, तो पानी कितना है, तो आंसर है 58.2। ये रहा आपका केस। अब एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट हम निकाल चुके हैं, कितना है 120, इसकी जरूरत ज्यादा थी नहीं, एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट निकाल चुके हैं हम लोग 120। वो एक फॉर्मूला लिख दूं, NgSO4 मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर मास तो पहले ही दे रखा है आपको। तो एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट कितना है 120, 48 होने पे 51 है, तो 120 होने पे कितना हो गया वाटर, वो कैलकुलेट कर लिया, हाँ या ना। चले हम, ये आपका केस हो गया। तो 126 में पानी कितना मिला, तो पानी मिला 7 यूनिट। कैसे पता चला, पानी के 1 यूनिट का मास होता है H2O का 18, तो 126 में कितनी यूनिट्स होंगी, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आंसर है या 7 होंगी। उधर फिर भी उस साइड में कोई डाउट हो किसी को तो अगेन रिपीट कर दूं, बोल दो यस और नो। बाकी इधर आ जाते हैं, मैंने अब क्या किया, अपना स्टाइल लगा दिया। एनहाइड्रस एक सॉल्ट था, मान लो अब आपको पता है MgSO4 है सॉल्ट, अब उसमें पानी कितना है वो निकालना था, तो पानी भी निकाल डाला, तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ये आपका फाइनल आंसर है। जिसको डाउट हो फटाफट यस नो करके बोले, वो एक फ्रैक्शन वाले, उसके अलावा। सर हाइड्रोलेटेड सॉल्ट इतना आ रहा है 245, बिल्कुल उतना ही आएगा, ऐड कर लो ये प्लस वो, तो आंसर उतना ही आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको अप्रोक्स मतलब राउंड ऑफ करके लिख दिया। हाँ जी, मैराथन सेकंड क्लास जब होगी बेटा आपको बता दिया जाएगा किस कंसेप्ट पे होगी, इनऑर्गेनिक फिजिकल एवरीथिंग आ जाएगी आपको क्लास में। अभी पहले इसकी बात करते हैं, तो किसी को डाउट नहीं आया है अभी तक, इट मींस खत्म हो गया है क्वेश्चन। ये डबल कंसेप्ट को मिक्स करके हमने देखा था, ये वाला हमने डबल कंसेप्ट को मिक्स करके और देखा था। अब मैं आगे ले रहा हूं इसी में ही, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कुछ स्टार्टिंग का गेट टुगेदर, जिसको हमें पढ़ना नहीं है, मैं यहां बता देता हूं, क्वेश्चंस करा देता हूं सीधे। तो उससे पहले बच्चे का एक डाउट था कि सर अगर मान लो पॉइंट में आ जाता, जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट, एक एग्जांपल क्या है हमारा, तो आंसर है कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। अब इस कैल्शियम सल्फेट में जो बात होगी वो क्या होगी, .XH2।
अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो पानी निकलता है हमारा आधा H2O। याद है आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं? CaSO4 डॉट हाफ H2O। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमने ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आंसर निकला पानी का वैल्यू हाफ। क्लियर? क्या करेंगे? ये मैंने लिख दिया, चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? याद है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। राज पारेख बेटा यार ध्यान रखा करो, सब बच्चे शेड्यूल देख लिया करो। अब देखते हैं अपन आगे की बात। POP के बाद ये चलेगा, बट इसको टेक्निकली हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में लिखना गलत है तो हमने क्या किया? पूरे को डबल कर दिया, तो ये बेटर हो गया आंसर। तो वो एक बच्चे का जो डाउट था वो आ गया समझ में। ठीक है ना? जिप्सम नहीं होता बेटा, ये POP है। जिप्सम का फॉर्मूला कुछ और होता है, वो भी लिख देता हूं मैं आपका जीके बढ़ाने के लिए। जिप्सम का CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। खत्म? चलो अब मैं आपका गेट टुगेदर, अभी ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है हमारे पास, 10 से 1 मिनट ऑलमोस्ट है क्लास के, तो उस टाइम में हम लोग जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के वो फॉर्मेलिटी खत्म कर देता हूं। याद है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, नॉन मेटल, याद आया आपको? तो वो इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आई थिंक जरूरत भी नहीं है 11th में उसको पढ़ने की। तो थोड़ा सा जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं आपको करा देता हूं उसके, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आंसर कैसे देने हैं। तो मैं केवल क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप ट्राई करो उनको सॉल्व करने की। पहला आपको बताना है कौन एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये बताना है आपको। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मिल्क, दूध। दूसरा शुगर सॉल्यूशन। तीसरा एयर। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन क्या है। चौथा ब्रास। पांचवा आपका है सिल्वर। सिक्स्थ ब्रोमीन वाटर। सेवंथ सैनिटाइजर, अभी चल रहा है ना हैंड सैनिटाइजर जो होता है वो। एट्थ अभी चल रहा है मार्बल। नाइन्थ टूथपेस्ट। और 10th हम लोग ले रहे हैं वो है मैंगो जूस। आपको जो भी आपका आंसर हो ठीक है, चलेगा। जो भी आपका आंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, इनमें बताना है कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है, ये आपको बताना। मैं केवल आंसर वेरीफाई करूंगा, फिर थोड़ा बहुत जो ज्ञान देना है वो दे दूंगा। और अगर कोई मिक्सचर है तो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो देखो मिल्क, दूध। दूध क्या है? तो दूध आपका मिक्सचर है। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, दूध क्या है? मिक्सचर है। ठीक है ना? मिल्क मिक्सचर है, दूध। अब आप कहोगे सर हम जो दूध लाते हैं अमूल का, समूल का, उस पर तो लिखा होता है इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, सब चीज पीछे फिक्स होती है। आप दूध को देखना, मिक्सचर कैसे हुआ? कंपाउंड होना चाहिए था,
लिखा होता है, आप चेक करना, कोई भी पैक्ड आइटम पे देख लेना, एवरीथिंग फिक्स होता है, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। अगर हम पर्टिकुलर ब्रांड या पैकिंग की बात करेंगे, वो परसेंटेज जो एकदम फिक्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो कंपाउंड है। बट हम लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल दूध की बात कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांड्स की परसेंटेज भी अलग अलग होगी, तो डेली परसेंटेज वेरी भी करेगा। अब नेचुरल की बात कर रहे हैं, अमूल फमूल की बात नहीं कर रहे, नेचुरल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब नेचुरल दूध है, भैंस का दूध एक दिन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, एक दिन थोड़ा कम गाढ़ा, हमें फील नहीं होता, बट प्रैक्टिकली मशीन से देखें तो थोड़ा डिफरेंस निकलता है। गाय का दूध पतला होता है, तो दूध क्या है, अल्टीमेटली कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन कंपाउंड है, सही है ना। सॉल्यूशन वर्ड लग गया तो वो तो मिक्सचर होना ही होना है। कई बच्चे कहते हैं सर शुगर और वाटर दो ही तो चीज है, तो फिक्स हो गया ना। ना भाई, पानी कम ज्यादा कर सकते हैं, शुगर कम ज्यादा हो सकता है। एयर, एयर भी मिक्सचर है। ब्रास, ब्रास को क्या कहेंगे, तो ब्रास को हम जनरली कंपाउंड में लेते हैं, डाउट है लेकिन, क्योंकि यहां भी वेरिएशन होता है, इतना परसेंटेज से इतना परसेंट। ये कॉपर जिंक का मिक्सचर है, 80-20 मान ले तो कंपाउंड है, वेरिएशन थोड़ा बहुत हो गया तो मिक्सचर है। तो ये थोड़ा सस्पेक्टेड होता है, लुढ़कता रहता है इसका आंसर, तो इसको दोनों कैटेगरी में ले सकते हैं। ऑप्शन वाइज आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिल्वर क्या है, एलिमेंट है। ब्रोमीन वाटर, वाटर लग गया, पानी है ब्रोमीन के साथ, तो मिक्सचर है। सैनिटाइजर अगेन मिक्सचर है, क्योंकि लिक्विड है, वहां पर भी परसेंटेज वेरी करते हैं। मार्वल, मार्वल भी मिक्सचर है। अब देखना यहां पर मार्वल को अलग से समझाऊंगा। टूथपेस्ट मिक्सचर है। फ्रूट जूस कम ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें भी परसेंटेज फिक्स है, पर्टिकुलर ब्रांड में फिक्स है, ओवरऑल मिक्सचर में काउंट होएगा। मार्वल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? तो आंसर है कैल्शियम सल्फेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को मेनली मार्वल बोलते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मार्वल बोलते हैं। बट इसके अलावा भी उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। जनरल छोटे बच्चों की क्लास में ज्यादातर यही होता है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को ही मार्बल बोलते हैं ना, इनकम्प्लीट बात है। ये स्ट्रेंथ देता है, ये वाइटनेस देता है मार्बल को। अब पोटा स्टोन देखोगे दूर दूर तक वाइट नहीं है, काला पत्थर होता है, काला स्टोन, ब्लैक मार्बल घर में किचन में आता है, ग्रीन और ब्लैक मार्बल, ग्रेनाइट, सब मार्बल की वैरायटी है। तो अदर कंपोनेंट्स जो कलर कंटेंट्स होते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करने वाले होते हैं, वो भी यहां पर मिले हुए होते हैं। आप चेक कर लो, व्हाइट जो मार्बल होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोटा स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? चले, तो मार्बल इज ऑल्सो कंसिडर एज मिक्सचर, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट्स भी यहां पर है। ये हमारी आज की क्लास खत्म हुई। आप अपना जो भी रिव्यू है जरूर लिख देना कमेंट्स में कि आपको कुछ फायदा आज की क्लास में हुआ या नहीं हुआ। आज की क्लास में थियोरेटिकल पोर्शन मैंने कुछ नहीं पढ़वाया, ये भी सीधा अटैक किया। तो पुराने कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस अप्लाई किए, और पुराने कंसेप्ट को जो पहले थोड़े नॉर्मल लेवल तक कवर किया था, अभी उसको एटलीस्ट मेंस लेवल तक तो एटलीस्ट कवर कर दिया मैंने, निट लेवल तक ऐसा नहीं, फिर एडवांस लेवल का भी होगा। और एडवांस लेवल के लिए आपका पता है कि स्पेशल बैचेज चालू किया प्रीमियम वाला, तो वो आपका 5 तारीख से चालू होगा। उसके लिए आप एकदम तैयार रहे। उसमें एकदम जैसे यहाँ ना बेस बना दिया, वहां पर हाई लेवल चलेगा सीधा, बेस यहाँ हाई लेवल वहां, बेस यहाँ हाई लेवल यहाँ, तो वो चीज भी आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? कमेंट्स कर देना, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चालू करेंगे, कोई फालतू की बात या कोई दूसरे टॉपिक को नहीं लेंगे, प्योरली मोल कंसेप्ट चालू करेंगे। ठीक है? तो दूसरे फ्रेंड्स को बोल देना जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, अगली क्लास से जरूर ज्वाइन कर ले मेरी, अदरवाइज अगले 2-5 लेक्चर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगली क्लास में जो नहीं आएगा वो फिर खुद भुगतेगा, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे मत बोलिएगा। थैंक यू।